नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर लेडियो पर। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंप्लीट सिलेबस को प्रिसाइसली और बहुत ही कंडेंस वे के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 10th और 2020 बोर्ड एग्जाम। 2020 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो सारी की सारी आज हम कवर करने वाले। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पीछे से, प्रोबेबिलिटी से। तो हमारे जो एक्सरसाइज नंबर 18 है आरबीएससी वालों के, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है फॉर्मूला। बहुत इजी एक्सरसाइज है, और अगर किसी को ये पूरा वीडियो एक्सप्लेन में देखना हो तो आई लिंक के अंदर हमारा लिंक है, आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अब इसमें मेनली क्वेश्चन किसके आते हैं, या तो आएंगे कार्ड्स के या आएंगे डाइस के। हमको पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। उसमें से 26 तो क्या होते हैं, रेड, और 26 क्या होते हैं, ब्लैक। यानी 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 ही डायमंड होते हैं। यानी 26 काले पत्ते, 26 लाल पत्ते, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, 13 पान के और 13 ईट के। अब इसके अंदर फेस कार्ड क्या क्या होते हैं, जो राजा रानी और गुलाम होता है, बादशाह बेगम गुलाम, वो क्या होते हैं, वो होते हैं फेस कार्ड। तो जब भी फेस कार्ड है तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 1 के 3 है तो 4 के कितने हो गए, टोटल 12 फेस कार्ड। इसके बाद आता है डाइस। डाइस अगर सिंगल डाइस है तो हमारे पास टोटल आउटकम यानी कुल परिणाम कितने होंगे, हमारे पास कुल परिणाम होंगे 6। लेकिन अगर 2 डाइस है तो हमारे पास कुल परिणाम जो है टोटल आउटकम से जो है वो कितने हो जाएंगे, 36। क्योंकि जैसा हमने देखा उस वीडियो के अंदर 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे लगातार 6 तक जाएंगे, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें आती है, जस्ट लाइक पेन हो गया या गेंद हो गई, जस्ट लाइक पेन और बॉल। तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड टोटल पेन्स और टोटल बॉल्स। क्या आपको टोटल बॉल देख लो कि कुल बॉलें कितनी है उसके अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा कुल परिणाम। अब आपसे पूछा है कि रेड बॉल्स पूछ ली, ब्लैक बॉल्स पूछ ली, तो उन रेड बॉल्स का अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, यानी वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो जैसे ही उसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 18 प्रोबेबिलिटी। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 17 की तरफ, जो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी ये जो है ये है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें मेनली 3 चीजें, मीन, मोड और मीडियन। मीन में भी हमको 3 मेथड से इसको फाइंड करना होता है। माध्य को 3 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहला डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि, और तीसरा स्टेप डेविएशन यानी पद विचलन विधि। तो हमारे पास ये 3 विधियां, तो चलिए इन तीनों को सीखते हैं और उसके बाद हम मीडियन और मोड यानी बहुलक और माध्य की तरफ चलेंगे। हमको दी हुई है यहाँ क्लास, यानी हमको वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के साथ हमको दी हुई है एफ। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है एक्स। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 0 प्लस 10, 10 बाय 2 यानी कितना हो गया 5। ऐसे अगर करते जाएंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 15, 25, 35 एंड 45। अब सबसे पहले हमको करना है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हमको x को f से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने क्या किया, f को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया fx। तो 5 2 जा 10, 15 3 जा 45, 25 5 जा 125, 7 35, 7 into 35 245 and 3 into 45 135। तो ये क्या हो गया, ये हमने इसका सम किया तो ये मिल गया हमको सिग्मा f। और जब हमने fx का सम किया तो हमको क्या मिला, सिग्मा fx। यानी अब अगर यहाँ हम इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा 28। ये हमारा किससे है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, f को x से मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आपको कोई भी एक x के अंदर एज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एज्यूम यानी कल्पना करनी पड़ती है। तो कल्पना हमने यहाँ पर की a की, इसकी की a क्या लिया हमने 25। तो अब हमको फाइंड करना है d। जब भी हमको एज्यूम्ड मीन मेथड चाहिए यानी कल्पित माध्य विधि चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम d फाइंड करेंगे। d कैसे ज्ञात करते हैं, x माइनस a। तो 5 में से 25 माइनस किया तो माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 एंड 20। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया d। अब हमको यहाँ फाइंड करना है एफ डी। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डी। तो एफ क्या है, 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40,
3 इंटू माइनस 10 माइनस 30, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 10 70 एंड 3 इंटू 20 60। अब हमको यहाँ माइनस वालों को सेपरेटली ऐड करना है, प्लस वालों को सेपरेटली ऐड करना है। तो ये कितना हो गया -70 और ये कितना हो गया +130। -70 + 130 कितना आ गया 60। ठीक है, तो अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 60 प्लस सिग्मा एफ कितना मिला 20। 0 से 0 कट गया कितना आया 3। तो x बार कितना हो गया 28। यस और नो। अब नेक्स्ट लास्ट जो आता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। पग विचलन विधि के लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा u कैसे ज्ञात करते हैं x माइनस a बाय h। यहाँ h जो है वो है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मींस हाइट। 10 माइनस 0 कितना होता है 10, तो इसका वर्ग अंतराल क्या है 10। हमने x माइनस a यहाँ फाइंड किया होगा, इसमें क्या करते हैं 10 का डिवाइड करना। तो -2 -1 0 1 एंड 2। अब हमको इसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा fu। तो f को किससे मल्टीप्लाई करना है u से। 2 इंटू -2 -4 3 इंटू -1 -3 5 इंटू 0 0 7 इंटू 1 7 एंड 3 इंटू 2 6। इसमें भी माइनस को ऐड करेंगे तो -7 और प्लस को ऐड किया तो 13। तो fu कितना आ गया 6 आ गया। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ x बार क्या हो जाएगा a मतलब 25 प्लस सिग्मा fu 6/20 इंटू 10। 0 to 0 कैंसिल 2 3 जा 6। तो x बार कितना आ गया 28। यानी हम किसी भी मेथड से मीन को फाइंड करें हमारे पास आंसर क्या आने वाला है सेम। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए हमको fx फाइंड करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन के लिए fd फाइंड करना पड़ेगा और पग विचलन के लिए fu फाइंड करना पड़ेगा। चलिए अब मूव करते हैं हम मोड की तरफ, मोड यानी बहुलक की तरफ। तो अब हमारा जो बहुलक है, बहुलक के अंदर हमको कुछ भी फाइंड नहीं करना है, हमको कोई भी नई चीज ऐड नहीं करनी है, जो होगा सब यहीं से होगा। उसके लिए हमको सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो क्या होगी f1, उसके ऊपर वाली f0 और उसके बाद वाली f2। अब जो f1 है इसकी हमको क्या देखनी है क्लास, और क्लास में भी हमको देखनी है निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट देखनी है। तो लोअर लिमिट कितनी है 30, f1 कितना है 7, f0 कितना है 5, f2 कितना है 3 और हाइट कितनी है वो है 10। तो हमारे पास बहुलक का सूत्र क्या होता है मोड का L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये हमारा क्या होता है सूत्र। तो जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो ये था मोड का मेथड। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मीडियन। क्या आती है मीडियन। मीडियन यानी माध्यक। माध्यक के लिए हमको एक और चीज फाइंड करनी पड़ेगी, वो क्या है CF। CF यानी संचयी बारंबारता। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर से जोड़ते हुए आना है। 2 2 और 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 20। ऐसा नो। तो हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखनी है n/2। n क्या होता है सिग्मा 20/2 यानी कितना हो गया 10। अब हमारे पास अगर 10 वाली बारंबारता है तो ठीक है, वरना 10 से ठीक बड़ी बारंबारता हम लेंगे। तो 10 से ठीक बड़ी बारंबारता 17 है, पर हमारे पास 10 बारंबारता है तो यहाँ हम क्या ले लेंगे 10। जब 10 बारंबारता लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमको एक ऐसा ड्रॉ करना है। जैसे तो यहाँ पर ये होगी माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गई हमारे पास 20 to 30। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास f कितना हो गया 5। यस और नो। इसके बाद CF क्या हो गया, जस्ट ऊपर वाली CF जो होगी वो लेनी है, वो कितनी होगी 5 और h कितना हो गया 10। तो अब हम अगेन क्या करेंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन क्या है हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला होता है L n/2 माइनस f माइनस CF/f इंटू h। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमारे को L पता है, L कितना है 20, n/2 कितना है 10, CF कितना है 5, F कितना है 20 और H कितना है 10। तो हम जैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे
तो हमको क्या हो जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी को एडवांस लेवल पर ही सीखना है, इसके सारे क्वेश्चन सीखना है, तो हमारा वीडियो है चैनल पर स्टैटिस्टिक्स के नाम से, तो आप वो देख सकते हैं। 16 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, वो है इसके फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर आप चाहे तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले ले और इनको लर्न कर ले। एक बार अपन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूब का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA क्या होता है 4a² TSA, 6a² आयतन होता है a³ और 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ 5 सरफेसेस क्या होता है 5a²। क्यूबॉइड का CSA होता है 2HL + b, TSA होता है 2LB + BH + HL और वॉल्यूम होता है LBH, और इसके 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है LB + 2 BH + HL। लेकिन अगर बात करें इसके विकर्ण की, विकर्ण क्या होता है a√3। विकर्ण मींस इसका डायगोनल। जो क्यूब का डायगोनल होता है वो होता है a√3, और क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा वो होगा √L² + B² + H²। इसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर का जो CSA होता है 2πRH, TSA होता है 2πR + H, वॉल्यूम होता है πr²H। इसके बाद आता है कोण। कोण का CSA होता है πRL, वेयर L = √R² + H²। इसका TSA होता है πr + L और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²H। अगर हमारे पास दो सेम हाइट के यानी समान ऊंचाई के और समान रेडियस के समान त्रिज्या के बेलन और कोण, बेलन और शंकु दोनों है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 होता है। बेलन के आयतन का कितना होगा 1/3। आप देख सकते हैं πr² और 1/3 πr²। इसके बाद आता है गोला मींस स्फीयर। स्फीयर का जो TSA होता है वो होता है 4πr² और इसका आयतन होता है 4/3 πr³। और लास्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है वो हेमिस्फीयर। इसका CSA होता है 2πr², TSA होता है 3πr² और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब बात करते हैं कुछ इनके क्वेश्चंस की। इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, या फिर क्या होगा शेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा, शेप चेंज, यानी आकृति परिवर्तन करेगा। कैसे, जैसे क्या है गोला है, गोले को उसने बदल दिया, स्फीयर को उसने बदल दिया कोण में। या फिर एक कुआं खोदा तो सिलेंडर शेप में था, उससे जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से बना दिया एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास क्या था, एक सिलेंडर था, उससे क्या बना दिया इसने, उससे इसने बना दिया एक क्यूबॉइड। तो इसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर चेंज करता है, शेप चेंज करता है। तो जब भी शेप चेंज करे you have to remember one thing that when we are changing the shape volume will remain constant। जब भी आकृति परिवर्तन होगी आयतन नियत रहेगा, यानी आयतन नहीं बदलेगा। तो ऐसे अगर ये आकृति परिवर्तन कर रहा है तो गोले का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, शंकु के, और बेलन का आयतन यहाँ पर किसके बराबर होगा, इस घनाभ के प्लेटफॉर्म के आयतन के बराबर। इसके अलावा बहुत बार ये क्या करता है, कुछ चीजों को सरमाउंट कर देता है, यानी एक के ऊपर एक रख देता है। तो जैसे क्या था हमारे पास, ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर था, अर्धगोला था, अर्धगोले के ऊपर इसने रख दिया कोण। अब इसका हमको फाइंड करना है TSA। क्या फाइंड करना है, TSA, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो ऐसी किसी भी सरमाउंटेड थिंग का, तो एक चीज ध्यान रखना, जो तल उनके बीच में है उसको नहीं लिया जाएगा, जो तल बीच में है उसको नहीं लिया जाएगा। तो गोले का बाहरी भाग यानी गोले का, यस, अर्धगोले का क्या होगा CSA, पर ये इसका ऊपर वाला भाग इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ दब गया। अब ये हमारे काम का नहीं रहा, हमारे काम का कौन सा है, केवल बाहर वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, CSA ऑफ कोण और CSA ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे। बट एक और चीज ध्यान रखनी है कि सपोज हमने हेमिस्फीयर के ऊपर क्या सरमाउंट किया है, अर्धगोले के ऊपर लगाया है बेलन, अर्धगोले के ऊपर क्या लगाया है, बेलन। तो हमको यहाँ ये पता है कि हेमिस्फीयर का क्या लेना है, अर्धगोले का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर वाला भाग क्या हो गया, दब गया, इस वाले भाग को नहीं लेना है। हम इसका भी क्या लेंगे, सिलेंडर यानी
बेलन का भी क्या लेंगे सी ऐसे। लेकिन अब एक चीज देखो, ऊपर वाला ये वाला जो भाग है ये अभी हमको दिखाई दे रहा है। जब ये हमको दिखाई दे रहा है तो हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा। तो जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात, हमको बहुत बार पूछ लेता है कि भाई कितनी संख्या, जैसे एक दीवार बनाई गई और दीवार के अंदर ईंटों की संख्या कितनी होगी, यानी एक तरीके से आकृति परिवर्तन हुई। कैसे, हमारे पास छोटी ईंट थी, हमारे पास छोटी ईंटें थी, अब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ईंटें मिलाकर के एक बड़ी दीवार बना दी, तो ईंटों की क्या हो गई, आकृति परिवर्तन। तो जब भी इस तरीके की संख्या पूछी जाए तो अपन क्या लिखेंगे, दीवार का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू ईंट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ईंट। बट हमको पता है कि ज्यादा संख्या में कौन है, ईंटें बहुत सारी है, तो ईंट को किससे गुणा कर देंगे, एन से, और हम यहाँ किसका नंबर फाइंड करेंगे, एन का नंबर फाइंड करेंगे। तो ये थे 13th एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार सोल्व करना, और अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, आपके एग्जाम से पहले आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस की परिधि और क्षेत्रफल। इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एरिया ऑफ सेंटेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उससे रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूलाज है वो लर्न करने पड़ेंगे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ये बेसिक है, ये सभी को आता है। इसके बाद आता है एरिया ऑफ सेगमेंट यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले ये समझना है कि त्रिज्याखंड कहते किसे, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं से घिरा हो क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। और इसमें यहाँ पर जो कोण होगा वो क्या होगा, थीटा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन अब यहाँ पर दो भाग दिख रहे हैं, एक तो एक छोटा, ये भी दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, और एक ये बड़ा, ये भी किससे घिरा हुआ है, दो त्रिज्याओं से। तो जो छोटा वाला होगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे हम, लघु त्रिज्याखंड। और जो बड़ा वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया मेजर सेक्टर। क्या हो गया, सॉरी मेजर, हाँ मेजर सेक्टर। यहाँ पर अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। यानी यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 360 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, हमको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम घटा दें तो भी हमको क्या मिल जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्तखंड। अब सबसे पहले ये समझना है कि वृत्तखंड क्या होता है, किसी जीवा से घिरा हुआ भाग। किससे घिरा हुआ, जीवा से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अब इसमें भी देखो, एक भाग तो नीचे और एक भाग क्या है, ऊपर। तो नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला है वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि थीटा कैसे फाइंड करेंगे, इसके दोनों किनारों को हम किससे मिला देंगे, वृत्त के केंद्र से। तो यहाँ पर जो बन रहा है कोण वो कितना होगा, थीटा। ये थीटा किसका, लघु वृत्तखंड का, और दीर्घ वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो उसके लिए या तो हम थीटा की वैल्यू 360 डिग्री माइनस थीटा करें, या फिर हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर बहुत बार हमको साइन थीटा में साइन 120 डिग्री की वैल्यू मिलती है, क्या हमको साइन 120 डिग्री पुट करना पड़ता है। तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। जो साइन 60 की होती है वही किसकी होती है, साइन साइन 120 डिग्री की। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। अब चाप क्या है कि मान लो ये एक वृत्त है और ये क्या है, इसका त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड में ये वाला जो भाग है, दो त्रिज्याओं के मध्य की परिधि जो है वो क्या है, वो है हमारे चाप। तो चाप का सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री।
पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाया जा सकता है, 6 डिग्री का। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सपोज दैट एक ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें पूरा रीजन जो है ये क्या है, शेडेड है, आया ना, शेडेड रीजन है। हमको इसमें क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन फाइंड करना है। मान लो कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समरूप त्रिभुज है, यस और नो, और जिसकी लेंथ मान लो कुछ भी 12 सेंटीमीटर मान ली, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने ये कर दिया। अब हम यहाँ करने के बाद इसको यहीं छोड़ देते हैं, पर यहाँ छोड़ने के बाद अगर यहीं छोड़ दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये सर्कल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये पार्ट हमने कितनी बार ले लिया, 2 बार। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन से देखते हैं कि किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट था, क्या था, चतुर्थांश था। इस चतुर्थांश के ऊपर हमने क्या बना दिया है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर हमको ये क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया निकाल लेंगे और इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हमको ये कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत बार ये पूछ लेगा कि भाई आपके पास एक स्पाइरल या एक रेक्टेंगल शेप है, उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, ऐसे कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं, सर्कल्स ड्रॉ किए हुए, तो ये जो बाहर वाला जो एरिया बच रहा है इन सर्कल्स के बीच का, इसका हमको एरिया क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो आउटर जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस कितने हैं टोटल, 12 वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 12 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना है। ये कुछ मैंने डेमो दिए हैं, कुछ अच्छे किससे क्वेश्चन थे वो मैंने बताया। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो कंस्ट्रक्शन यानी रचना है। इसमें हमको मेनली 4 चीजें सीखनी है, वो है इन सर्कल यानी अंतःवृत्त, सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त, उसके बाद डिवाइडेशन ऑफ लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड का विभाजन, और चौथी चीज जो है वो है टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अंतःवृत्त। सपोज दैट हमको अंतःवृत्त ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल में जिसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक AB लाइन ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर की, उससे AC लाइन, AC आर्क हमने काटा 4 सेंटीमीटर का, और BC आर्क हमने काटा 6 सेंटीमीटर का। तो ये हमको क्या मिल गया, C। इसी के अंदर हमको इन सर्कल भी बनाना और सर्कम सर्कल भी बनाना है। तो सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स बना देते हैं। थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि समझने में क्या है, आसानी रहे। ABC ये सपोज दैट 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, व्हेन वी आर ड्राइंग इन सर्कल, जब हम अंतःवृत्त बना रहे हैं, देन वी हैव टू बाइसेक्ट 2 एंगल्स। तो हमें 2 कोणों का क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजन करना पड़ेगा। एंड व्हेन वी आर ड्राइंग सर्कम सर्कल एट द टाइम वी हैव टू बाइसेक्ट 2 साइड्स। जब हम परिवृत्त बनेंगे तो हमें 2 भुजाओं का समद्विभाजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, 2 एंगल्स हैं। इसमें कंपास को हम आधे से ज्यादा प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के इनका क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे।
ये क्या हो गया, मान लीजिए ये कहीं यहाँ आकर मिलता है। इसके बाद हमको क्या करना है, किसी भी एक भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर यानी लंब डालना है। वो कैसे डालेंगे, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन किया और एक आर्क यहाँ से कट करेंगे और एक आर्क यहाँ से कट करेंगे, तो ये हमको क्या मिल गया, एक परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट था ये क्या हो गया, P। अब हमको क्या करना है, OP को रेडियस सपोज करना है। OP को रेडियस सपोज करके क्या कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये जो सर्कल बनेगा ये कौन सा सर्कल होगा, इन सर्कल यानी अंतर्गत वृत्त। अब आता है परिगत वृत्त या परिवृत्त। इसमें हमको क्या करना है, दो भुजाओं का समद्विभाजन करना है। तो मान लो एक AB का कर देंगे, तो AB का समद्विभाजन का हुआ यहाँ, और उसके बाद इसका कर दिया BC का, BC का समद्विभाजन यहाँ पे। तो ये पॉइंट कहां से कट हो रहा है, O से। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा सर्कल के ट्रायंगल के इनसाइड हो, आउटसाइड हो या साइड पर, ये कहीं पर भी हो सकता है। अब यहाँ से OB, OA या OC किसी को भी रेडियस सपोज करके हम क्या ड्रॉ कर देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा परिगत वृत्त। इसके बाद आता है डिवाइडेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। ये किसी भी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में विभाजित करने की कह सकता है। जैसे मान लो 3:4 में हमको क्या करना है, विभाजित करना है। इसको एक रेखाखंड है 6 सेंटीमीटर का, उसको 3:4 में विभाजित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेखाखंड AB ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद उसके नीचे एक न्यून कोण पर, एक्यूट एंगल पर कोई रेखा खींच देंगे और इन दोनों कोणों को, इन दोनों अनुपात का सम करेंगे। सम कितना हो रहा है, 3 + 4 यानी 7। तो यहाँ पर हम सेम डिस्टेंस पर कितने आर्क कट करेंगे, 7। कितने आर्क कट कर दिए, 7। ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। उसके बाद लास्ट पॉइंट को हमको क्या करना है, B से मिला देना है। किससे मिलाना है, B से। लास्ट पॉइंट को B से मिला दिया। अब हमको क्या करना है, इस एंगल को मेजर करना है। इस कोण को कैसे नापेंगे हम, यहाँ पर हम एक चाप काटेंगे और सेम चाप हमको क्या काटना है, 3 पर। तो सेम आर्क हमने क्या काटा, 3 पर। उसके बाद कंपास से प्रकार से हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, एक साइड नॉक और एक साइड पेंसिल, और उस आर्क को हम क्या कर देंगे, यहाँ कट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये दोनों जो हमारे पास लाइंस आएगी, ये दोनों जो रेखा आएगी, ये परस्पर पैरेलल आएगी, समांतर आएगी। अगर समांतर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, कि सपोज दैट एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और हमको 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम सर्कल हमको क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। यानी एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है जिसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी से हमको क्या करनी है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और उससे 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लिया P। अब हमको इस भुजा OP का क्या करना है, समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन करेंगे तो कुछ यहाँ घटेगा, और इस समद्विभाजन के बाद ये जो पॉइंट मिला O डैश, O को त्रिज्या मानकर हमको क्या बना देना है, एक वृत्त बना देना है। अब ये जो दोनों वृत्त जहां काट रहे हैं वहां से हमको किसको मिला देना है, P को मिला देना है। अब ये जो हमारे पास दो रेखाएं बनी AP और BP, ये क्या है, ये है हमारी स्पर्श रेखाएं जो कहां से खींची गई, बिंदु P से। तो ये चारों टाइप के रफ डायग्राम थे, आप फेयर ट्राई करना क्योंकि प्रोसीजर पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए वो है सर्कल्स एंड टेंजेंट, वृत्त और स्पर्श रेखा। इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, वो हम कर लेते हैं। क्या है, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक बाह्य बिंदु P से इस पर दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की गई है, AP और BP। हमको प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू BP। तो इसका सॉल्यूशन यानी इसकी उत्पत्ति क्या होगी, इसकी उत्पत्ति को समझेंगे। त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, AO इज इक्वल टू BO। AO और BO ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। हमें पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। तो SCS नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज
सर्वांग हो गए, और हमें पता है सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो एपी बराबर क्या हो गई, बीपी इति सिद्धम। तो ये तो हो गई प्रमेय। इसके अलावा इसकी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसके क्वेश्चंस में एक आता है कोणों से रिलेटेड। जब भी कोण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो उसमें से ये दो कोण तो हमारे पास फिक्स हो गए, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक कोण देकर के दूसरा पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब इन दोनों में से कोई भी एक कोण दिया होगा, x या y की वैल्यू आपको दी हुई होगी, तो आप x या y की वैल्यू रख करके दूसरे की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपसे या तो त्रिज्या पूछ सकता है, या स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ सकता है, या केंद्र से दूरी पूछ सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको कोई भी दो चीजें देकर के तीसरी चीज पूछेगा तो अपन इस सिंपल फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी मेन थिंग्स जिसके बारे में एक्सरसाइज 13 के वो है एक्सरसाइज 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अभी हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। अगर किसी को इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें और कंप्लीट वीडियो देख लें। नेक्स्ट आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर जो मेन फॉर्मूले है वो हमारे पास कितने हैं, 3 फॉर्मूले। पहला डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मध्य बिंदु अगर चाहिए तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 और अनुपात में विभाजित। अगर अंतः अनुपात है तो प्लस का साइन लगेगा, और बाह्य अनुपात बाह्य विभाजन दे रखा है तो किसका साइन लगेगा, माइनस का। तो ये ध्यान लगा, अंतः विभाजन पर प्लस और बाह्य विभाजन पर माइनस। तो x y क्या हो जाएगा, m1x2 + m2x1 + m1 + m2 और m1y2 + m2y1/m1 + m2। बट अगर ये बाह्य विभाजन है तो क्या हो जाएगा, m1x2 - m2x1/m1 - m2 और m1y2 - m2y1/m1 - m2। इसके सारे क्वेश्चन ऊपर जो आई लिंक पर जो लिंक आया था उस पर आप देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में दो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या है, सबसे पहला समकोण त्रिभुज की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट ट्रायंगल, और दूसरा एक से अधिक कोण होने पर सदैव tan थीटा लगाए। यूनिवर्सल है कि कभी भी अगर एक से ज्यादा थीटा हो तो आपको क्या यूज करना है, tan थीटा यूज करना है। अब इसके अंदर हमको पता है sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस लंब बाय कर्ण, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आधार बाय कर्ण, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बाय आधार। अब इसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, 90 डिग्री से रिगार्डिंग नहीं है। हमको ओनली फॉर सबसे पहली चीज जो करनी है वो क्या करनी है, 90 डिग्री ट्रायंगल्स को फाइंड करना है। इसमें 90 डिग्री ट्रायंगल्स कितने हैं, एक ट्रायंगल तो है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी। सबसे पहले हमने जो राइट ट्रायंगल्स थे उन दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। पहला काम, कोई भी डायग्राम बनाना आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन देख करके डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो आप 9th एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डायग्राम बनाने पर थोड़ा फज ओवर करें। अगर डायग्राम सही बन गया उसके बाद हमको क्या करना है, 90 डिग्री एंगल्स को सेपरेट करके दोनों में हमको क्या यूज करना है, tan थीटा यूज करना है। क्या यूज करना है, tan थीटा। tan थीटा यूज करने के बाद हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वल करके क्या मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये रही। चलिए 6 और 7 जो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में टेबल और ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको टेबल बनानी नहीं आती वो जो ऊपर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके टेबल और फॉर्मूले बनाना सीख सकते हैं। साथ ही जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी वहां आपको मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार टेबल को ब्रीफली देख लेते हैं। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। तो ऐसे हमने टेबल लर्न करनी है इसको पूरी। और टेबल लर्न करने के बाद कुछ फॉर्मूले जैसे sin² + cos² = 1,
साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले जो है ये इसी से डिराइव किए हैं। पहले हमने कोस स्क्वायर की साइड चेंज की, फिर हमने साइन स्क्वायर की साइड चेंज की। सेकंड जो हमारी आइडेंटिटी है, सेकंड जो हमारी सर्व समीकरण है वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले tan स्क्वायर की साइड चेंज की तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर 1 की साइड चेंज की तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसी जो लास्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। पहले cot स्क्वायर थीटा की साइड चेंज की तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot, और फिर 1 की साइड चेंज की तो क्या होगा, cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद क्या है हमारे पास है sin थीटा 1 बाय cosec थीटा होता है, cosec 1 बाय sin थीटा होता है। इसके अलावा cos 1 बाय sec और sec 1 बाय cos, tan 1 बाय cot या sin बाय cos को भी क्या बोलते हैं हम, tan ही बोलते हैं। cos को क्या होगा, 1 बाय tan और cos बाय sin। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में फंस जाओ, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा हो, तो आप क्या करो, उसको साइन और cos की टर्म्स में चेंज करो। साइन और cos के टर्म्स में जब आप चेंज करोगे तो आपका उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका लिंक ऊपर है, तो आप वो लिंक से देख करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अपनी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के अंदर हमको क्या करना होता है, या तो हमें कोई पद ज्ञात करना होगा, जैसे आगे से कोई पद ज्ञात करना है तो हम सीधा सा सूत्र लगाएंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। यदि हमें ऐसा दे दे कि पीछे से कोई पद ज्ञात करो, तो पीछे से कोई पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी को उल्टा कर देंगे। समांतर श्रेणी को उल्टा करने के कारण जो d होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी अगर आगे चलते टाइम d प्लस 5 है तो उसको उल्टा करने पर d क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास योग ज्ञात करने के दो फॉर्मूले, Sn is equal to 1 by 2a plus n minus 1 into d और Sn is equal to 1 by 2a plus an। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब हमने करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो आप उस लिंक से और सारे क्वेश्चंस एक बार देख लें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें बताए हुए हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, वो है एक्सरसाइज 4 जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर में समीकरण। अब इसके अंदर हमको सबसे पहली चीज जो ज्ञात करनी होती है, संगत है कि असंगत है। अगर a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 है तो संगत ने कहा यानी कंसिस्टेंट, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन और अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन। यानी इसमें हमको कैसी लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसके अंदर ग्राफ बनेगा। दूसरा है अगर तीनों बराबर हो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो संगत निकाय होगा, संपाती रेखाएं भी और अनंतर, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट लाइन और इंफिनिटी सॉल्यूशन। इसमें जो दोनों लाइंस है वो क्या होगी, एक के ऊपर एक होगी, और इसमें बहुत सारे अलोंग, इसमें भी हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो आती है दैट a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो यहाँ पर असंगत निकाय होगा, इनकंसिस्टेंट, समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं में दोनों रेखाओं की दूरी सदैव बराबर बनी रहेगी और कोई हल नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले ये चीज देखनी है, और उसके बाद अगर संगत होता है तो हमें उसका क्या बनाना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। अब अगली चीज आती है कि हमको जो ये सोल्व करने की विधियां हैं समीकरण, ये कितनी है, ये हमारे पास तीन विधियां। पहली है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक समीकरण से एक वेरिएबल का मान लेकर उसको दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 9 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमारे पास ये समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x या y का, यहाँ से मान लो y का मान निकाला, तो y का मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस x। तो इस y के मान को कहाँ रखेंगे, हम दूसरी समीकरण में रखेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है उसमें हम ऐसे एक समीकरण से एक अचर पद का मान ज्ञात करके दूसरे में रखते हैं। दूसरी जो है हमारे पास विलोपन विधि, इसमें हमें किसी भी एक अचर पद का गुणांक क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जैसे हमारे पास समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या है, दो समीकरण है। अब इन दोनों में देखिए तो x का गुणांक भी अलग अलग है और y का गुणांक भी अलग अलग है, तो हमें किसी भी एक का गुणांक क्या करना है, बराबर। तो मान ले हम
y का गुणांक बराबर करना है। तो क्या करेंगे, जो y का गुणांक समीकरण 2 में है उसको 1 से गुणा कर देंगे और जो 1 से उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो अब हमारे पास समीकरण क्या बची, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, अगर समान चिन्ह है तो घटा देंगे और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे। यहाँ चिन्ह क्या है, समान, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे और अब बाकी को जोड़ के हम उत्तर निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7/3x, 7 प्लस 4 प्लस 3 7x बाय 36। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 36/7। अब इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। तीसरा जो आता है वज्र गुणन, वज्र गुणन के लिए हमको सूत्र याद रखना पड़ेगा, x by b1 c2 minus b2 c1 is equals to y by c1 a2 minus c2 a1 is equals to a1 by a1 b2 minus a2 b1। अब इसमें रखने के बाद जब हमारे पास तीनों के मान आ जाएंगे तो सबसे पहले हम इसको किसके बराबर करेंगे, इसके, और दूसरी बार हम इस मान को किसके बराबर करेंगे, इसके, जिससे हमको क्या होगा, x और y का मान मिल जाएगा। तो ये थी हमारी फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज। चलिए मूव करते हैं। थर्ड जो है बहुपद, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व देख सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसमें मेनली हमको 4 चीजें सीखनी है, यूक्लिड एल्गोरिथम, अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, और दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो जब भी यूक्लिड विधि आए तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या में। तो 55 का भाग देते हैं, तो 55 तीय कितना होता है, 165, माइनस 10 में से 5 गया 5, 10 में से 4 गया 4। तो अब हमारे पास क्या बचा, 45। 45 का डिवाइड अब किसमें करना है, जिसका पहले भाग दिया था। तो 55, 45 एकम 45, बचा कितना, 10। अब क्या करना है, 10 का भाग किसमें देना है, 45 में। 45 4 बार गया 40, कितना बच गया, 5। अब 5 का भाग फिर किसमें देंगे, 10 में। तो 5 दूनी 10, 0। जहां पर हमको 0 मिल जाएगा वही क्या होगा, उसका HCF, यानी 210 और 55 का जो HCF है वो कितना है, 5। तो HCF क्या हो गया इसका, 5। इसके बाद आता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दैट मींस फ्रॉम प्राइम फैक्टर मेथड वी हैव टू फाइंड LCM एंड HCF। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे पास डिजिट्स है उनके प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। तो क्या हो गया, 18 क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 3, दैट मींस 2 into 3 रेज़ पावर 2, 2 into 3 का स्क्वायर, और 12 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3, दैट मींस 2 into 2 स्क्वायर into 3। अब हमको सबसे पहले फाइंड करना है LCM। जब भी LCM फाइंड हो तो हमको दोनों में से जो मैक्सिमम पावर होगी वो उठा लेनी है। यहाँ पर देखो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 की, 2 का स्क्वायर। यस और नो। तो अब इसके अलावा 2 का स्क्वायर दोनों में से हमने क्या उठाई, मैक्सिमम पावर। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 एंड 2 2 4, दैट मींस कितना हो गया, 36, यानी कितना आ गया, 36। इसके बाद फाइंड करना है HCF। HCF में हमको क्या करना है, हमको कॉमन उठाना है, यानी जो मिनिमम पावर है वो लेनी है। तो 3 की एक ले ली और 2 की भी क्या ले ली, एक। तो 2 into 3, दैट मींस कितना हो गया, 6, यानी इनका HCF कितना हो गया, 6। यस और नो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट किसी भी थिंग को इरेशनल प्रूव करने की तरफ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एज्यूम करना है, हमको मानना है दैट 5 plus √3 is रेशनल। क्या है, रेशनल यानी परिमेय है। सबसे पहले हमको क्या मान के चलना है, परिमेय। और हमको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके और Q का मान 0 के बराबर ना हो। तो क्या लिखेंगे हम, 5 plus √3 बराबर A/B। 5 का पक्षांतरण कर दो, तो √3 A/B माइनस 5। तो √3 बराबर क्या हो गया, B लघुत्तम आ गया, 5 माइनस B। हमको पता है यहाँ पर A व B क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है।
जब ए और बी पूर्णांक है तो वो क्या है, परिमेय। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी व 5 परिमेय संख्या है, अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी। ऐसा हमने माना, क्योंकि दोनों बराबर है तो परिमेय के बराबर तो क्या होती है, परिमेय। आगे क्या लिखेंगे, किंतु यह कथन विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः 5 + √3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 5 √3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया हमको किसी भी चीज को अपरिमेय सिद्ध करना। लास्ट में आता है दशमलव प्रसार के बारे में बताओ। अगर ये शांत है तो कैसा होगा, अशांत है तो कैसा होगा। अगर ये शांत है तो इसका जो डिनोमिनेटर का जो हर का जो विन्यास होगा वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होगा। हो सकता है ये केवल 2 की घात m के रूप में हो और केवल 5 की घात n के रूप में हो। अगर किसी भी हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप में आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। और अगर इसके अलावा और कुछ भी आ जाए, जैसे 2m × 5n × 3 या 7 या कोई भी डिजिट आ जाए इसकी जगह, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज सेकंड। चलिए मूव करते हैं लास्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो है वैदिक मैथ, यानी वैदिक गणित। इसके कुछ सूत्र हैं जो हम यहाँ सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो है निखिलम विधि। निखिलम विधि में हमको गुणा करना है 54 × 56। इसका आधार क्या होगा, 10, उपाधार क्या होगा, 5। तो हमने क्या लिखा, 54 + 4 और 56 + 6। सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 चौका 24। अब क्रॉस में जोड़ना है, चाहे 56 में 4 जोड़े चाहे 54 में 6 जोड़े, कितना हो गया, 60। अब इसको उपाधार से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, 5 × 30 324। आधार में कितने अंक है, 0, तो 0 यानी 1 0 है। तो एक इस खंड में केवल एक संख्या रह सकती, 4, 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, 3024। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि आती है, वो है ऊर्ध्व तिर्यक। इसका नाम से स्पष्ट है कि पहले ऊर्ध्व करना है फिर तिर्यक, यानी पहले सीधा और फिर तिरछा। अभी हमको मल्टीप्लाई करना है 123 × 123, 123 को 123 से। तो इसमें कुल कितनी संख्या है, 3। तो 3 × 2 - 1 यानी 5। दुगने से 1 का हमारे क्या बनेंगे, जोड़े। तो सबसे पहले 1 का, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो सबसे पहले सीधा गुणा किया, 3 × 3 = 9। यहाँ पर भी सीधा गुणा किया, 1 एकम 1। अब क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। क्या करना है, तिरछा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी कितना आ गया, 12। इधर भी तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4। अब यहाँ क्या करना है, जब 3 संख्या हो तो पहले तो क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। तो 3 एकम 3 + 3 एकम 3 प्लस फिर सीधा, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 10। अब इसका एक नियम है कि हर स्तंभ में केवल एक संख्या रहेगी। तो सबसे पहली संख्या क्या हो गई, 9। दूसरी संख्या 12 में से केवल क्या रहेगा, 2। 1 कहाँ चला गया, हासिल। तो 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 कहाँ चला गया, आगे। तो 5 और बच क्या रहा है, 1। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 15 129। ये क्या थी, हमारे ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इसके बाद आती है एकाधिकन पूर्वेण विधि। ये केवल तभी लागू होगी जब आगे वाली संख्या क्या हो, समान। जैसे यहाँ पर बोला 31 सही 1/6 और 31 सही 5/6। तो हमने क्या किया, 31 में एकाधिक कर दिया, 1 बढ़ा दिया और बाकी को गुणा कर दिया। तो 5 एकम 5 और 6 चढ़न 36। 31 दूनी 62, 31 दिए 93, 93 और 6 99। तो कितना हो गया, 992 सही 5/36। तो ये 3 विधियां हमारे पास किसकी है, ये 3 विधियां हमारे पास गुणा की। अब चलते हैं भाग की विधियों की तरफ। भाग की विधियों में जो सबसे पहली विधि है वो क्या है, निखिलम विधि। निखिलम विधि में हमको भाग देना है
111034 में 889 का। तो सबसे पहले देखो आधार हमारे पास कितना है 1000 आधार होने की वजह से 3 जीरो होने की वजह से 3 संख्या तीसरे खंड में रहेगी। अब क्या ज्ञात करना है इसका विचलन। विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा 1000 माइनस 889 यानी 111। विचलन कितना हो गया 111। तो मैं विचलन को कहा लिखूंगा नीचे। अब क्या करना है सबसे पहले पहली संख्या को नीचे उतारना है। पहली संख्या को क्या करना है नीचे उतारना है। उसके बाद पहली संख्या को इनसे गुणा करना है। तो पहली संख्या को गुणा करो 1 से तो 1, पहली संख्या को 1 से गुणा किया तो 1 और पहली संख्या को 1 से गुणा किया तो 1। अब इन दोनों को जोड़ दो 1 और 1 2। अब इसको गुणा करो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब इनको जोड़ो 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब इनको सीधा जोड़ दो 4 और 4 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 3 और 4 7। यानी इसका जो भागफल है वो तो कितना आ गया 124 और शेषफल कितना आ गया 700। परावर्ती की तरफ परावर्ती में क्या होगा चिन्ह बदलना पड़ेगा। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आधार कितना है। आधार है 100। आधार में 2 जीरो होने की वजह से 2 संख्याएं का है पीछे। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है विचलन। विचलन क्या होगा 97 माइनस 100 यानी कि -03। हमारे पास आया -03। तो अब इसके चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 03। तो इसके नीचे क्या लिखूंगा मैं 03। अब बिल्कुल जो हमने निकिलम में सीखा वही सबसे पहले आगे वाली संख्या को ऐसे ही उतार दो और इसको गुणा करो। 2 को 0 से किया 0, 2 को 3 से किया 6। अब आगे वाली वैसे ही उतरेगी 1 को फिर 0 से गुणा किया 0 और 2 से गुणा किया 1 को 3 से गुणा किया 3। तो 2 और 3 5, 6 और 1 7। तो इसका भागफल आ गया 27 और शेषफल आ गया 75। अब पूछेंगे कि भाई वहां तो हमने संख्या में से आधार को घटाया और यहाँ पर हमने आधार में से संख्या को घटाया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये है परावर्ती विधि। परावर्ती विधि में विचलन का जो चिन्ह होता है वही हमें रखना पड़ता है। तो विचलन क्या है 97 और -100 -3 विचलन है। लेकिन निकिलम विधि में विचलन चाहे कैसा भी हो हम उसे हमेशा क्या रखते हैं धनात्मक। और धनात्मक रखने के लिए हम क्या करते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आखिरी विधि की तरफ जो है ध्वजांक विधि। ये सबको बहुत कठिन लगती है पर ध्वजांक विधि का सबसे सीधा सा लॉजिक क्या है भाग दो गुणा करो और घटा दो। बस ये स्टेप हमको बार बार करनी है। डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस। कैसे कि जैसे हमको भाग देना है 92358 में 151 का। तो इसका क्या रूल है कि जितनी संख्या हमने ऊपर लिखी उतनी संख्या क्या रहेगी पीछे रहेगी और नीचे वाली संख्या का हमें क्या देना है भाग। तो क्या 15 का भाग 9 में जाता है? नहीं। तो किसमें देंगे 92 में। तो 15 छंग 90। अभी मैंने क्या दिया भाग और शेषफल कितना बचा 2। सबसे पहली स्टेप मैंने कंप्लीट कर ली भाग। अब क्या करना है मल्टीप्लाई। यहाँ जो संख्या आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली संख्या से। तो 6 एकम 6 भाग दिया। अगली संख्या कितनी बची 23। अब क्या करना है जो अगली संख्या है उसमें इस गुणनफल को माइनस कर देना है। तो कितना बचा 17। अब 15 का भाग किसमें देना है 17 में। वापस भाग दो 15 एकम 15 बचे कितने 2। नई संख्या कितनी बन गई 25। अब क्या करना है गुणा 1 एकम 1 और क्या कर देना है माइनस। तो कितना आया 24। अगेन 15 एकम अब फिर से भाग दे 15 एकम 15 बच गया 9। तो कितना आ गया यहाँ 98। अब यहाँ शेषफल आएगा तो अब हमको फिर कोई चीज नहीं करनी है। 1 गुणा 1 कितना हो गया 1 यानी 97। यानी इसका जो भागफल है वो 611 है और शेषफल जो है वो 97 है। इसके अलावा जो थ्योरम वाला वीडियो है वो हमने बिल्कुल सेपरेटली बना रखा है तो जाइए और उसको चेक करिए। और बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए। ये जो वीडियो है ये आपको 101% आपके जो मार्क्स है उसमें 20 to 25% मार्क्स क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।